बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सर मजहर कलीम साहब का एक और दिलचस्प सीरीज़ पावर एजेंट। कैप्टन शकील अपने फ्लैट में बैठा है, किताब के मुतालिया में मसरूफ़ था कि कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी तो कैप्टन शकील बेख्तियार चौंक पड़ा। इस वक्त रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और इस वक्त किसी के फ्लैट पर आने की उसे कतई तवक्को नहीं थी। उसने किताब मेज़ पर रखी और उठकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कॉल बेल एक बार फिर बजी और इस बार मुसलसल बजती चली गई। कौन है? कैप्टन शकील ने दरवाजे के करीब पहुंचकर ऊंची आवाज़ में कहा। मैं आपका हमसाया हूं जनाब, मेरी बीवी अचानक शदीद बीमार हो गई है और मेरे फ्लैट का फ़ोन खराब है, प्लीज़ मैंने डॉक्टर को फ़ोन करना है। दूसरी तरफ से एक परेशान सी आवाज़ सुनाई दी तो कैप्टन शकील के होंठ बेख्तियार बिंच गए, क्योंकि उसके जहन में किसी फ्रेब का ख्याल आ गया था। लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर लॉक खोला और फिर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर वाकई एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर शदीद परेशानी नुमायां थी। वो स्लीपिंग सूट पहने हुआ था। आ जाए अंदर, कैप्टन शकील ने कहा। शुक्रिया, नौजवान ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ आया। कैप्टन शकील ने एक नज़र बाहर राहदारी में देखा और फिर दरवाज़ा बंद करके वो इस नौजवान के पीछे सिटिंग रूम में आ गया। नौजवान रिसीवर उठाए तेज़ी से नंबर डायल कर रहा था। मैं इजहारुद्दीन बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से बात कराएं, इस नौजवान ने राब्ता कायम होते ही तेज़ लहजे में कहा। क्या डॉक्टर साहब घर चले गए हैं? ओ मगर मेरी बीवी शदीद बीमार हो गई है, घर गए हैं, इजहार ने दूसरी तरफ से जवाब सुनकर और ज़्यादा परेशान होते हुए कहा। किसी दावत पर गए हैं? ओ अब मैं क्या करूं? इजहार ने इंतहाई परेशानी से कहा और रिसीवर रख दिया। उसकी हालत देखकर कैप्टन शकील समझ गया कि ये नौजवान ड्रामा नहीं कर रहा बल्कि वाकई उसकी बीवी बीमार है। आप उन्हें हस्पताल ले जाएं, कैप्टन शकील ने हमदर्दाना लहजे में कहा। नहीं, मैं उसे हस्पताल नहीं ले जा सकता, सिर्फ डॉक्टर आशिक को ही दिखाया जा सकता है, लेकिन वो किसी दावत में गए हैं। ओह वेरी बैड, वो तो मर जाएगी, नौजवान ने कहा। और कैप्टन शकील उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। क्यों हस्पताल क्यों नहीं लिया जाया जा सकता? मैं एम्बुलेंस मंगवाता हूँ, कैप्टन शकील ने रिसीवर उठाते हुए कहा। ओ नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें, आपको बहुत शुक्रिया, उस नौजवान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा और तेज़ी से वापस पलट गया। रुको, मुझे पहले बताओ कि क्या वजह है। इधर तुम्हारी बीवी शदीद बीमार है और उधर तुम उसे हस्पताल नहीं ले जा सकते, क्यों? कैप्टन शकील ने कहा। वो नशा करती है, नशे की आदी है और मैं एक ज़िम्मेदार अफसर हूँ। मैं उसे हस्पताल नहीं ले जा सकता, वरना सबको मालूम हो जाएगा और फिर मैं बदनाम हो जाऊँगा और हो सकता है कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाए, इजहार ने कहा। कोई बात नहीं, मैं एक स्पेशल अस्पताल में उसके इलाज का बंदोबस्त करा देता हूँ, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, उसकी जान तुम्हारी बदनामी से ज़्यादा कीमती है, कैप्टन शकील ने कहा और तेज़ी से रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नौजवान खामोश खड़ा रहा, होंठ चबाता रहा। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। ये राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं कैप्टन शकील बोल रहा हूँ, स्पेशल सर्विस का मेंबर, कौन ड्यूटी पर है? क्या डॉक्टर सदीकी हैं? कैप्टन शकील ने कहा। ये सर, वो भी जाने ही वाले हैं, होल्ड करें, मैं बात करा देती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉक्टर सदीकी बोल रहा हूँ। कैप्टन साहब क्या बात है, हैरियत है? चंद लम्हों बाद स्पेशल अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सदीकी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि वो इमरान समेत सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसीलिए वो कैप्टन शकील से भी वाकिफ़ था। मैं इस वक्त रूबी प्लाजा एजर्टीन रोड से बोल रहा हूँ। डॉक्टर सदीकी, मेरे हमसाये की बीवी अचानक शदीद बीमार हो गई है और उनका फैमिली डॉक्टर किसी दावत पर गया हुआ है और वो किसी वजह से उसे जनरल अस्पताल में नहीं ले जाना चाहते और अगर उनका फौरी इलाज ना हुआ तो उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है, इसीलिए आप प्लीज़ फ़ौरन एम्बुलेंस भिजवा दें जल्दी। अगर ये खातून ना होती, कोई मर्द होता तो मैं उसे अपनी कार में ले आता, लेकिन खातून के लिए एम्बुलेंस ज़रूरी है, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, मैं डॉक्टर और एम्बुलेंस दोनों भिजवा रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो कैप्टन शकील ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। चलिए साहब और मुतमईन रहें, आपकी बदनामी नहीं होगी, कैप्टन शकील ने इस नौजवान से कहा और नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कैप्टन शकील भी उसके साथ ही तेज़ी से बाहर निकला। उसने पलट कर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। आपका ये साथ वाला फ्लैट है ना? कैप्टन शकील ने कहा। जी हाँ, 12 नंबर, नौजवान ने जवाब दिया। आप फ्लैट में जाएं और अपनी बेगम को देखभाल करें, मैं बाहर जा रहा हूँ, डॉक्टर और स्ट्रेचर वालों को भिजवा दूंगा, कैप्टन शकील ने कहा और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ एम्बुलेंस की तरफ बढ़ गया जहाँ दरवाजे का फ्रंट था। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस पहुँच गई और कैप्टन शकील ने डॉक्टर और स्ट्रेचर वालों को फ्लैट का नंबर बताया तो वो सब तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले गए, जबकि कैप्टन शकील एम्बुलेंस के करीब ही रुक गया। थोड़ी देर बाद एक खातून को स्ट्रेचर पर डाले वो लोग नीचे उतरे। डॉक्टर भी साथ था, उसके पीछे इजहार भी था। आप इधर मेरे साथ आ जाए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मेरी कार बाहर ही है, आएँ, कैप्टन शकील ने इजहार से कहा और इजहार ने इस बात में सर हिला दिया। उसकी बीवी को एम्बुलेंस में सवार करके डॉक्टर भी अंदर बैठ गया और एम्बुलेंस वापस चली गई तो कैप्टन शकील पार्किंग में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और फिर इजहार को साइड सीट पर बिठाकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दूसरे लम्हे कार तेज़ी से मुड़कर आगे बढ़ गई। इजहार खामोश बैठा हुआ था, उसका अंदाज बता रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो।
कैप्टन शकील जानता था कि इस वक्त उसकी जहन की पोजीशन क्या होगी। उसने भी कोई बात न की। थोड़ी देर बाद वो स्पेशल अस्पताल पहुंच के वहां जाकर मालूम हुआ कि इसहारुद्दीन की बीवी को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया तो वो दोनों बाहर ही रुक गए। इसहारुद्दीन बेचैनी और इज़्तिराब के आलम में मुसलसल टहल रहा था। फिर तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सदीकी बाहर आ गए। क्या हुआ डॉक्टर? इसहारुद्दीन ने बेचैनी के आलम में आगे बढ़कर डॉक्टर सदीकी से पूछा। आप मरीज़ा के क्या लगते हैं? डॉक्टर सदीकी ने इसहारुद्दीन से पूछा। मैं उसका शोहर हूँ। क्यों, क्या हुआ है? प्लीज़ जल्दी बताएं वरना। इसहारुद्दीन ने इंतहाई बेचैनी से पूछा। आपकी बेगम बच गई हैं, लेकिन अगर आप उसको यहाँ लाने में मज़ीद कुछ देर हो जाती तब शायद उसका बचना मुश्किल हो जाता। मेरे साथ दफ्तर चलिए और आप भी आइए कैप्टन साहब, डॉक्टर सदीकी ने कहा। तो इसहारुद्दीन ने बेख्तियार इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। उसके सटे हुए चेहरे पर बेख्तियार इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। मुबारक हो इसहार साहब, अल्लाह ताला ने करम कर दिया है। आइए और अब घबराइए नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैप्टन शकील ने इसहारुद्दीन के कंधे पर सबकी देते हुए कहा। आपकी बेहद मेहरबानी, आप तो मेरे और मेरी बीवी के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए हैं। अल्लाह आपको जज़ा देगा। इसहारुद्दीन ने पहली बार शुक्रिया अदा करते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे हमसाए हैं और ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आइए, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो दोनों डॉक्टर सदीकी के ऑफिस में आ गए। डॉक्टर सदीकी ने चपरासी को बुलाकर कॉफ़ी लाने का कह दिया। इसहार साहब, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? डॉक्टर सदीकी ने इसहारुद्दीन से मुखातिब होकर पूछा। जी 5 साल हो गए हैं। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? इसहारुद्दीन ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। आपके बच्चे भी होंगे? डॉक्टर सदीकी ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरा सवाल किया। जी नहीं, वो दरअसल अब मैं क्या कहूँ, आप डॉक्टर हैं, आप समझ गए होंगे, इसहारुद्दीन ने कहा और सर झुका लिया। आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि आपकी बीवी नशा करती है इसलिए वो माँ नहीं बन सकती? डॉक्टर सदीकी ने कहा। जी हाँ, डॉक्टर आशिक ने यही रिपोर्ट दी है, वो मेरी फैमिली का डॉक्टर है, इसहार ने जवाब दिया। डॉक्टर आशिक साहब क्या किसी अस्पताल में तैनात हैं? डॉक्टर सदीकी ने पूछा। जी नहीं, उन्होंने अपनी कोठी में ही क्लिनिक बनाया हुआ है। वो नशा करने वालों का इलाज करते हैं, बहुत शोहरत रखते हैं। ये उनके इलाज की वजह ही है कि अब मेरी बीवी पहले से बहुत कम नशा करने लगी है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी हालत अचानक बेहद ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर आशिक साहब आकर उसे संभालते हैं। आज मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो क्लिनिक से उठकर किसी दावत में गए हुए थे, इसहार ने जवाब दिया। डॉक्टर आशिक ने क्या ये रिपोर्ट दी है कि आपकी बीवी मां नहीं बन सकती? डॉक्टर सदीकी ने पूछा। इस वक्त चपरासी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने कॉफ़ी की प्यालियां सबके सामने रखी और चला गया। मेरे इसरार पर कई बार उसने चेक करके यही रिपोर्ट दी। आखिरी और हतमी रिपोर्ट उन्होंने 3 माह पहले दी थी और उसके बाद मैं और मेरी बीवी दोनों बेहद मायूस हो गए, इसहारुद्दीन ने जवाब दिया। आपका आज झगड़ा किस बात पर हुआ था? डॉक्टर सदीकी ने कहा। तो इसहार बेख्तियार चौंक पड़ा। झगड़ा? ओह हाँ, बस वैसे ही मेरा मूड ऑफ था इसीलिए झगड़ा हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा बात तो नहीं हुई, आम सी बात थी, इसहार ने हिचकिचाते हुए कहा। आपने यकीनन उसे बांझ होने का ताना दिया होगा और शायद दूसरी शादी का भी इरादा जाहिर किया होगा, डॉक्टर सदीकी ने कहा। तो इसहार ने जवाब देने की बजाय सर झुका लिया। आपकी बीवी ने हुआ बावर गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कुछ और देर हो जाती तो उसकी ज़िंदगी बचानी नामुमकिन हो जाती। हमें बेहद मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैदा वाश हुआ है। घर के श्राद्ध भी ख़त्म हुए हैं और जो खास बात मैं आपको बताना चाहता था और जिसकी वजह से मैंने आपसे इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू लिया है, और वो ये है कि आपकी बीवी हमल से है, लेकिन जहर की वजह से उनका हमल गिर गया है। डॉक्टर सदीकी ने कहा। तो इसहारुद्दीन की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी हमल से थी, मगर ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर आशिक ने तो हतमी जवाब दे दिया था, इसहारुद्दीन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे डॉक्टर सदीकी की बात पर यकीन ना रहा हो। चूँकि अभी हमल की इब्तदाई हालत थी इसीलिए कोई ख़तरनाक बात नहीं हुई। अलबत्ता ये बात नोट कर लें कि डॉक्टर आशिक ने जो कुछ आपसे कहा है वो तिब्बी तौर पर गलत है। आपकी बीवी बांझ नहीं है, लेकिन उसे बांझ बनाकर रखने की कोशिश की गई है, डॉक्टर सदीकी ने कहा। तो इस बार कैप्टन शकील भी बेख्तियार चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर सदीकी साहब? कैप्टन शकील ने कहा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, आपसे भला मैं गलत कहूँगा? हाँ तो मिस्टर, आप प्लीज़ एक काम करें कि आइंदा डॉक्टर आशिक से अपनी बीवी का इलाज ना कराएं, डॉक्टर सदीकी ने कहा। लेकिन वो तो उसके नशे का इलाज कर रहे हैं, इसहारुद्दीन ने कहा। आप बेफिक्र रहें, ये इलाज यहाँ भी हो जाएगा और आपकी बीवी आइंदा नशा नहीं करेगी। हम उसका मुकम्मल इलाज करेंगे। यहाँ उसका लहदा और खसूसी शोबा है, अलबत्ता उसके लिए आपको 15 रोज़ अकेले रहना पड़ेगा, डॉक्टर सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका बेहद ममनून हूँगा, इसहार ने कहा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ इसहार साहब की बेगम का मुकम्मल इलाज करें और अखराजात की फ़िक्र ना करें, ये मेरे ज़िम्मे रहा, कैप्टन शकील ने 15 रोज़ का इलाज सुनते ही कहा। ओ नहीं जनाब, अखराजात मैं खुद दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, अखराजात मैं अदा कर सकता हूँ, डॉक्टर आशिक के अखराजात भी तो अदा करता हूँ, इसहारुद्दीन ने कहा। ये बात की बातें हैं, पहले इलाज तो हो, डॉक्टर सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर साहब, क्या मेरी बीवी होश में आ गई है? इसहार ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। 1 मिनट में मालूम करता हूँ, डॉक्टर सदीकी ने कहा और एक तरफ पड़े हुए इंटरकॉम के रिसीवर उठाकर वो नंबर प्रेस कर दिए।
प्राइवेट मरीज़ा की क्या पोजीशन है, डॉक्टर सदीकी ने पूछा। ओके। दूसरी तरफ से बात सुनकर डॉक्टर सदीकी ने रिसीवर रखते हुए कहा, उन्हें होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही उन्होंने घंटी बजाई तो चपरासी आ गया। इन साहब को रूम नंबर 12 स्पेशल वार्ड में ले जाओ, मरीज़ा उनकी बीवी है, ये उनसे मुलाकात करेंगे, डॉक्टर सदीकी ने कहा। और इजहारुद्दीन उठ खड़ा हुआ। आपका बेहद शुक्रिया जनाब, आपने वाकई बेहद तकलीफ़ है, अब आप चाहें तो चले जाएं, मैं टैक्सी पर आ जाऊंगा। इजहारुद्दीन ने कैप्टन शकील से कहा, आप मिल लें फिर इकट्ठे ही चलेंगे। कैप्टन शकील ने कहा तो इजहारुद्दीन सर हिलाता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। डॉक्टर साहब, क्या आप यहाँ प्राइवेट मरीज़ों को रख सकते हैं? कैप्टन शकील ने कहा, हाँ, मैंने अपने तौर पर एक स्पेशल वार्ड बनाया हुआ है, उसकी बाकायदा आला हुकाम से इजाज़त ली हुई है और अखराजात की आप फिक्र ना करें, उसका बंदोबस्त भी यहाँ पहले से कुछ मुहैयन हजरात ने इस सिलसिले में खसूसी ताउन किया हुआ है, डॉक्टर सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। और कैप्टन शकील ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। अगर आप कहें तो मैं चीफ से बात कर लूं ताकि उनके नोटिस में आ जाए। कैप्टन शकील ने कहा, बेशक कर ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, डॉक्टर सदीकी ने जवाब दिया। और कैप्टन शकील ने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2 रब्ता कायम होते ही X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन शकील बोल रहा हूँ जनाब, स्पेशल हस्पताल के डॉक्टर सदीकी के ऑफिस से, कैप्टन शकील ने कहा। और साथ ही तफसील से कॉल बेल बजने से यहाँ आने और फिर अब तक की पूरी तफसील दे दी। तुमने अच्छा किया कि मरीज़ा को यहाँ ले आए, इस तरह उसकी जान बच गई, गुड शो। दूसरी तरफ से तहसीना मीर लहजे में कहा गया। और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। मुझे अच्छा था कि कहीं चीज़ नाराज़ ना हो जाए, लेकिन उसने तो उल्टा शाबाश दे दी है, कैप्टन शकील ने डॉक्टर सदीकी की तरफ देखते हुए कहा। और डॉक्टर सदीकी बेइख्तियार हंस पड़ा। वो इंतहाई अजीम इंसान है, कैप्टन शकील, डॉक्टर सदीकी ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। कैप्टन शकील, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ और काफ़ी देर से यही सोच रहा हूँ कि ये बात की जाए या नहीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर सदीकी ने कहा। तो कैप्टन शकील बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओ, आप खुलकर बात कीजिए डॉक्टर सदीकी, कैप्टन शकील ने कहा। बात यह है कि मैं तो इस डॉक्टर आशिक को नहीं जानता और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करूं, लेकिन आपको अगर फुर्सत हो तो आप मेरे लिए ये काम करें। डॉक्टर सदीकी ने कहा। क्या मतलब डॉक्टर साहब, किस किस्म की मालूमात? कैप्टन शकील ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। कैप्टन साहब, मैंने महसूस किया है कि डॉक्टर आशिक कुछ पुरअसरार किस्म का खेल खेल रहे हैं जो किसी डॉक्टर को बहरहाल जेब नहीं देता। इजहार साहब की बीवी का इलाज नहीं हो रहा, बल्कि उसे बाकायदा एक खास किस्म का नशा दिया जाता है, जिससे नशे की तलब बढ़ जाती है और कम भी हो जाती है। और इसी खास नशे की वजह से औरत मसनूई तौर पर बांझ भी हो जाती है, जिसका फिर इलाज अलहदा करके मरीज़ा से या उसके लवाहिकीन से रकम ली जा सकती है। डॉक्टर सदीकी ने कहा। तो कैप्टन शकील की आंखों में शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस है कि मैं अब भी आपकी बात नहीं समझ सका। आपका मतलब है कि डॉक्टर आशिक इजहारुद्दीन की बीवी को खुद नशा देते हैं? कैप्टन शकील ने कहा। तिब में बेशुमार ऐसी अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल मुस्बत के साथ साथ मनफी अंदाज में भी किया जा सकता है। इसी किस्म की एक दवा है जिसका नाम तभी तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसे मुख्तसर करके डाजन कहा जाता है। ये दवा दरअसल एक मखसूस किस्म की असाबी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर उसकी ज़्यादा डोज दे दी जाए तो फिर ये दवा इंसानी जिस्म में नशे की तलब ज़्यादा तेज़ कर दी जाती है, जबकि अगर उसकी डोज कम कर दी जाए तो उससे नशे की तलब काफ़ी कम हो जाती है। और उसका साइड इफ़ेक्ट भी ये है कि अगर उसकी ज़्यादा डोज दे दी जाए या मुसलसल दी जाती रहे तब भी औरत के जिस्म में उसके असरात पड़ते हैं और वो बांझ हो जाती है। और इजहार साहब की बीवी के जिस्म में डाजन के असरात की मौजूदगी मैंने चेक कर ली है, और उसे चेक करने के बाद मैंने खसूसी तौर पर ये बात चेक की है कि क्या मरीज़ा को वो खसूसी इसाबी बीमारी भी है या नहीं। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ऐसा नहीं है। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि डाजन उन्हें किसी साजिश या किसी प्लान के तहत दी जा रही है। अब ये भी हो सकता है कि डॉक्टर आशिक ऐसा ना कर रहे हों, कोई और सिलसिला हो, लेकिन बहरहाल ये है खतरनाक सिलसिला। आप इस सिलसिले में डॉक्टर आशिक को टटोलें, उसके बाद मुझे बताएं, फिर देखेंगे, डॉक्टर सदीकी ने कहा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं चेक कर लूँगा, लेकिन ये बताएं कि डाजन की इन खसूसियात से क्या सब डॉक्टर वाकिफ़ हैं? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन दरअसल पहले भी मेरे नोटिस में एक मरीज़ा आई थी, लेकिन मैंने ख्याल नहीं किया था। लेकिन अब ये दूसरी मरीज़ा है। ये बात देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि शायद दौलत कमाने के चक्कर में कोई गिरोह या कोई डॉक्टर ये घिनौना खेल खेल रहा है, डॉक्टर सदीकी ने कहा। ठीक है, मैं देखूंगा, फिर आपसे डिस्कस भी करूंगा, कैप्टन शकील ने कहा। और उसी लम्हे इजहारुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ। कैसी तबीयत है आपकी वाइफ की? कैप्टन शकील ने पूछा। बेहतर महसूस कर रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है, इजहारुद्दीन ने कहा। तो फिर आप चलें, डॉक्टर साहब भी हमारी वजह से यहाँ रुके हैं, वरना उनकी ड्यूटी तो ऑफ हो चुकी है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ हाँ डॉक्टर साहब, आपका तो खसूसी तौर पर शुक्रिया, आप तो वाकई रहमत के फरिश्ते हैं, इजहार ने कहा। और डॉक्टर सदीकी बेइख्तियार हंस पड़े। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ अल्लाह ताला का करम है, डॉक्टर सदीकी ने कहा। और फिर इजहारुद्दीन और कैप्टन शकील दोनों उनसे इजाज़त लेकर उनके ऑफिस से निकले और बैरूनी तरफ बढ़ गए। इजहार साहब, मैं तो आपके इस प्लाजा में एक माह पहले आया था, आप शायद काफ़ी अरसे से यहाँ रहते हैं, कैप्टन शकील ने कार पार्किंग से बाहर निकालते हुए कहा।
جی ہاں، میں تو 5 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، یہ فلیٹ بھی ہمارا اپنا ہے، لیکن کیا آپ واقعی اسپیشل سروس میں ہیں؟ کیا یہ ملٹری کا کوئی شعبہ ہے؟ اظہار نے کہا۔ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے نام کیپٹن شکیل کی وجہ سے؟ اظہار الدین نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ جی نہیں، میں دراصل ملٹری میں رہا ہوں، تب سے یہ خطاب میرے نام کے ایک حصہ بن گیا ہے۔ اسپیشل سروس حکومت کی ایک سروس ہے جو فارن سروس کے تحت کام کرتی ہے، خصوصی قسم کی چیزوں کی بحفاظت ڈلیوری کے لیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور اظہار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اپنا تفصیل سے تعارف نہیں کرایا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نام تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے، پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میری بیوی نجمہ وزارت سائنس میں ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہے، اظہار نے کہا۔ آپ کی بیگم ایک ذمہ دار پوسٹ پر فائز ہونے کے باوجود نشہ کیسے کرنے لگ گئیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن پھر شادی کے 1.5-2 سال بعد اس نے مجھ سے چھپ کر نشہ کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو مجھے پتہ نہ چلا، لیکن پھر پتہ چل گیا۔ میں بے حد حیران ہوا اور ساتھ ہی پریشان بھی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک سہیلی نے اسے اعصابی سکون کی گولیاں دیں اور اس کے بعد وہ ان گولیوں کی عادی ہو گئی۔ پھر یہ گولیاں بے اثر ہو گئیں تو اس سہیلی نے پھر اسے نشے کی راہ دکھا دی۔ میں اس سے بے حد ناراض ہوا تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر عاشق کا وہ اس سلسلے میں باقاعدہ علاج کرا رہی ہے۔ میں ڈاکٹر عاشق سے ملا تو اس نے مجھے تسلی دی کہ نجمہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ ہو بھی گئی، لیکن پھر وہی شروع ہو گئی تھی۔ اب علاج ہوتا ہے تو چھوڑ دیتی ہے، بس ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم دونوں نے اس بات کو بہت چھپائے رکھا، کیونکہ اس طرح نہ صرف ہم دونوں کی بدنامی ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہماری سروسز سے بھی علیحدہ کر دی جاتا۔ میں نے بارہا نجمہ کو سمجھایا، وہ خود بھی انتہائی سمجھدار ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہ جانے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اچانک نشے کی طلب اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ اس کا ذہن معاف ہو جاتا ہے اور وہ نشہ شروع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر عاشق کے علاج سے اسے کئی ہفتے آرام بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ اچانک نشہ کر لیتی ہے، اظہار الدین نے کہا۔ ڈاکٹر عاشق کا کلینک کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ شاہکار کالونی کی کوٹھی نمبر 213A بلاک، اپنی کوٹھی میں ہی انہوں نے کلینک بنایا ہوا ہے۔ وہ نشہ کرنے والوں کا علاج کرتے ہیں اور وہاں بہت بڑے لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے غیر ملکی سفیروں اور ان کی بیگمات کو بھی وہاں دیکھا ہے۔ انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں، میری بیوی کے دور کے عزیز بھی ہیں اور ہم پر انتہائی مہربان بھی ہیں۔ وہ میری بیوی کے علاج کی فیس بھی نہیں لیتے، حالانکہ وہ بہت بھاری فیس لیتے ہیں، اظہار الدین نے کہا۔ اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس پلازا پہنچ گئے۔ پھر اظہار الدین نے کیپٹن شکیل کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور اپنے فلیٹ پر چلا گیا، جبکہ کیپٹن شکیل اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل ڈاکٹر عاشق کے کلینک پر جا کر اسے ملے گا اور ڈاکٹر صدیقی کے خدشات کے بارے میں اپنے طور پر انکوائری کرے گا۔ عمران نے کہا اسٹار کلب کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ چونکہ آج اسٹار کلب میں فیشن شو کی تقریب تھی، اس لیے پارکنگ رنگ برنگی کاروں سے بھری ہوئی تھی۔ اسٹار کلب کا افتتاح ابھی حال ہی میں ہوا تھا اور اس کلب نے خاص طور پر فیشن شو کے انعقاد میں پورے دارالحکومت میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فیشن کا دل دادا اعلیٰ طبقہ اس کلب کی طرف رجوع کرتا تھا۔ آج جو فیشن شو منعقد ہو رہا تھا وہ ایک غیر ملکی ڈریس ڈیزائنر کے ڈیزائن کیے گئے لباسوں کا تھا، اور اخبارات میں اس کے بارے میں جو اشتہارات شائع کیے گئے تھے ان کے مطابق اس شو میں حصہ لینے والی ماڈل لڑکیاں بین الاقوامی شہرت کی حامل تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت کلب کی رونق اپنے پورے عروج پر تھی۔ سیکرٹ سروس تو کیا بلکہ 4 سٹارز کے پاس بھی ان دنوں کوئی کیس نہیں تھا اور عمران کا مطالعہ کرنے کا موڈ بھی نہیں تھا، اسی لیے ان دنوں عمران پر آوارہ گردی کا موڈ سوار تھا۔ وہ مختلف ہوٹلوں اور کلبوں میں جا کر وقت پورا کیا کرتا تھا۔ آج بھی اس کی نظریں اخبار میں اسٹار کلب کے فیشن شو کے اشتہار پر پڑیں تو اس نے فیشن شو میں شرکت کا فیصلہ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ شام ہوتے ہی اس نے کار کا رخ اسٹار کلب کی طرف موڑ دیا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسٹار کلب کی انتظامیہ نے لباس کے بارے میں انتہائی سخت پابندی عائد کر رکھی تھی اور اس سلسلے میں وہ کسی رول رعایت کی قائل نہیں تھی۔ گو عمران چاہتا تو سوٹ کے علاوہ ٹیکنیکل لباس پہن کر بھی کلب میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن نہ جانے کہ اس کا ذہن ہنگامہ کرنے کی طرف آمادہ نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے جسم پر باقاعدہ سوٹ موجود تھا۔ اس نے چونکہ فون کر کے اپنی نشست پہلے ہی محسوس کروا لی تھی، اسی لیے کار لاک کر کے وہ اطمینان سے چلتا ہوا کلب کی مین گیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جناب، کیا میں آپ سے کچھ وقت لے سکتا ہوں؟ اچانک عمران کو عقب سے ایک سنجیدہ سی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے مڑا۔ اس نے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے باوقار سے آدمی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے جسم پر قیمتی سوٹ موجود تھا اور وہ اپنے لباس اور انداز سے حادثہ خوشحال نظر آ رہا تھا۔ کس باؤ خریدیں گے؟ آج کل مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، اسی لیے باؤ اونچا ہی رہے گا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ بھاؤ کی فکر مت کریں، سیٹھ ارشاد کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، آئیے ادھر لان میں بیٹھتے ہیں، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر لان کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے حیرت بھرے انداز میں کندھے اچکائے، پھر اس کے پیچھے لان کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ شو شروع ہونے میں ابھی کافی وقت تھا اور شرکت کرنے والوں کی سیٹیں بھی ریزرو تھیں، اسی لیے اکثر لوگ لان میں بیٹھے مشروبات سے دل بہلا رہے تھے۔ وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو سیٹھ ارشاد بتایا تھا ایک طرف رکھی ہوئی خالی میزوں کی طرف بڑھ گیا۔ تشریف رکھیں جناب، سیٹھ ارشاد نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ویٹر آ گیا تو سیٹھ ارشاد نے اسے مشروبات لانے کا آرڈر دے دیا۔
میں نے اپنا نام پہلے ہی بتا دیا ہے، میرا نام سیٹھ ارشاد ہے، میرا مشینی کھلونوں کا کاروبار ہے، میں بیرونی دنیا سے یہاں مشینی کھلونے درآمد کرتا ہوں اور یہاں پاکستان میں سپلائی کرتا ہوں۔ سبززار روڈ پر میری فرم ارشاد کارپوریشن کا آفس ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان کے ساجزادے اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کے انتہائی گہرے دوست ہیں۔ میں ایک اہم بات سینٹرل انٹیلیجنس کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بات اسی لیے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے نہیں کر سکتا کہ میری نقطہ نظر سے سپرنٹینڈنٹ فیاض اس ذہن کا آدمی نہیں ہے کہ وہ میری بات کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ سر عبدالرحمان بے حد سخت اور رسول پسند آدمی ہیں، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مجھے گرفتار کر لیں گے، اور میں چونکہ ایک کاروباری آدمی ہوں اپنی گرفتاری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طرح میرا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا اور میری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ آپ سے ایک بار ایک ہوٹل میں سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ذریعے تعارف ہوا تھا۔ گو آپ نے اس ہوٹل میں ایسی باتیں کی تھیں اور ایسی حرکتیں کی تھیں کہ انہیں دیکھ کر آپ کے متعلق یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ آپ انتہائی غیر سنجیدہ آدمی ہیں، لیکن میرا کاروباری تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ دراصل انتہائی ذہین اور ذمہ دار آدمی ہیں۔ اسی لیے آپ میری بات نہ صرف آسانی سے سمجھ لیں گے بلکہ آپ سپرنٹینڈنٹ فیاض یا اپنے والد کو بھی سمجھا لیں گے۔ میں صبح سے یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح یہ بات آگے بڑھاؤں کہ اچانک آپ نظر آ گئے اور میں نے آپ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیٹھ ارشاد نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ویٹر مشروبات لے آیا تو سیٹھ ارشاد نے ایک بوتل عمران کی طرف بڑھائی اور دوسری اس نے اپنے سامنے رکھ لی۔ آپ کی بہت مہربانی ہے جناب کہ آپ خاصا وقت لے رہے ہیں، اس سے میری رقم ہی بڑھے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سیٹھ ارشاد بے اختیار ہنس پڑا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ میری تمہید سے بور ہو رہے ہیں، لیکن اپنی بات آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جہاں میں مشینی کھلونے غیر ممالک سے پاکستان درآمد کرتا ہوں، وہاں میں پاکستان سے مختلف سائنسی سامان وغیرہ غیر ممالک کو برآمد کرتا ہوں۔ یہ سائنسی سامان مختلف قسم کا ہوتا ہے، اس میں چھوٹی مشینیں بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی۔ گزشتہ دنوں میں نے پاکستان سے سائنسی سامان جو کچھ چھوٹی سائنسی مشینری پر مشتمل تھا یورپ کے ایک ملک کاٹلی بھجوایا۔ یہ سامان میرے ادارے نے یہاں سے 2 بڑے کنٹینروں میں پیک کرا کر بک کرایا اور ایئر کارگو سے بھجوایا گیا تھا، لیکن کاٹلی میں میرے ایجنٹ نے جب یہ سامان وصول کیا تو ایک کنٹینر غائب ہو چکا تھا۔ اس ایجنٹ نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے یہاں سے پڑتال کرائی تو معلوم ہوا کہ یہ کنٹینر کاٹلی پہنچنے سے پہلے یوگا ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے اور وہاں سے کسی اور جگہ بھجوا دیا گیا ہے۔ وہاں بھی میرے ایجنٹ موجود ہیں۔ انہوں نے مزید پڑتال کر کے مجھے بتایا کہ کنٹینر یوگا سے بحیرہ روم کے ایک جزیرے سارڈینا بھجوایا گیا ہے۔ میرے ایجنٹوں نے جب وہاں رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا غلطی سے ہوا ہے۔